फोर 15 तक क्लास है ना, उसके बाद सर की है, रामदेव सर की। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे चलिए आप लोग का 2-3 क्लास में सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आज एक्टिव पैसिव फिनिश करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा, इसके पहले जितने भी आप लोगों ने पढ़े थे उसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि वर्ब के बाद आपके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। लिखा है ही गेव राम अ पेन। उसने राम को एक पेन दी। आप चाहो तो यही सेम सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हो, ही गेव अ पेन टू राम। तो कुछ एक वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जनरली आप पाओगे कि दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे गिव है, आस्क, सेंड, प्रेजेंट, प्रॉमिस। ये दीज आर सर्टेन वर्ब्स जहां पे आप चाहो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एज पर द कन्वीनियंस आप दो दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दीज आर सर्टेन वर्ब्स। लिखा ही गेव राम अ पेन। अगर राइटर चाहता तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था, ही गेव अ पेन टू राम। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। ही सेंट मी सम फ्लावर्स, ही सेंट सम फ्लावर्स टू मी। दोनों एक बार सब आप लोग रिफ्रेश करिए स्क्रीन को। आप सब लोग अपने स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करिए। बालेश्वरना वीडियो रुक रहा है। अच्छा, ये देखिए। तो आपने देखा कि वर्ब के बाद जो दो दो ऑब्जेक्ट है, आप इसका पैसिव भी दो तरीके से बना सकते हैं। राम भी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और पेन भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं इसका पैसिव भी दो तरीके से बना सकता हूँ। अगर मैंने राम को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो लिखूंगा राम वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, ये भी करेक्ट है। अ पेन को अगर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो लिखेंगे अ पेन वॉज गिवन टू राम बाय हिम। बोथ आर करेक्ट। कभी कभी क्या होगा, देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल। कभी कभी ऑप्शंस होते हैं दोनों के दोनों। आप पाओगे कि कभी कभी दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों ऑप्शंस में दिए रहते हैं, सही ये भी है, सही ये भी है। इन केस में व्हाट डू यू डू? इन केसेस में आप क्या करते हैं, हम ऑप्शन में बेहतर वो माना जाएगा जो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास है। वर्ब के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? राम। तो इस वाले को मैं एक बेहतर ऑप्शन मानूंगा। इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं है तब जाकर क्या सेलेक्ट करूंगा? ओपन। ये आपने तब लगाना है जब वर्ब के बाद आपके पास दो दो ऑब्जेक्ट हो। तो इसका पैसिव भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। वर्ब के बाद राम था, राम वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। वर्ब के बाद अ पेन था, इसको भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी आप पाओगे, मैंने कहा कि दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल रहते हैं। इन सच केसेस वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा वेर इन जो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास रहेगा। वर्ब के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? राम। तो राम वाला एक बेटर ऑप्शन माना जाएगा। अगर राम वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है देन आई गो फॉर ओपन। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? क्या ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सही दोनों है, बेहतर वो माना जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो वर्ब के पास है।
ये वाला एक इंपॉर्टेंट। और देखिए कौन कौन से वर्ब जनरली इनको फॉलो करते हैं। गिव है, आस्क, सेंड, प्रेजेंट या प्रॉमिस। जनरली ये वर्ब्स आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। थैंक यू। ये कुछ मिसलेनियस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिसलेनियस हैं। आप देखो, एक इन्फिनिटिव वाला ऑप्शन बहुत why in second case to come। अच्छा, a pen was given Ram, a pen, something is given to somebody Naruto। a pen was given me नहीं बोलोगे, a pen was given to me। a book was given me नहीं, a book was given to me। some flowers were sent me नहीं, the flowers were sent to me। नेक्स्ट वाले में टू आ जाएगा। ये इन्फिनिटिव का वो केस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिएगा। सर इफ सेंटेंस ही गेव अ पेन टू राम देन विच ऑप्शन विल बी राइट। अगर अगर आपने लिख दिया ही गेव अ पेन टू राम, तो गेव के बाद अ पेन है, पेन वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाएगा। जो भी सेंटेंस में दिया रहेगा बालेश, जो वर्ब के पास मेंशन रहेगी, उसको एक बेहतर ऑप्शन मानेंगे। इन्फिनिटिव का केस देखिए। देखिए इन्फिनेटिव में देर आर टू ऑप्शंस। इन्फिनेटिव में दो ऑप्शंस होते हैं। एक आप पाओगे कि जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन, जब इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा तो हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री। जब इसका एक्टिव से पैसिव आप बनाओगे तो आप टू लिखोगे, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी आएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्फिनेटिव चेंज होगा और इन्फिनेटिव कब चेंज नहीं होगा। जो लिखा है ही वॉज गोइंग टू पे द मनी, यहाँ कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, देखो ही वॉज गोइंग टू पे द मनी, ही वॉज अबाउट टू पे द मनी, या ही वॉज टू पे द मनी, सबकी मीनिंग सेम है। ही वॉज गोइंग टू पे द मनी, पैसा पे करने जा रहा था। ही वॉज अबाउट टू पे द मनी, वो भी सही है। ही वॉज टू पे द मनी, वो भी सही है। तीनों की मीनिंग भी क्या है, सेम। कुछ भी लिखा रहे। अब मैं ये चेक करूंगा कि ये जो इन्फिनिटिव है, पहला हम वो केस पढ़ रहे हैं जहां पे इन्फिनिटिव आपका चेंज होता है। कभी कभी आप पाओगे इन्फिनिटिव चेंज नहीं भी होता है। तो पहला केस जहां पे इन्फिनिटिव आपका टू प्लस वी वन चेंज होता है टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। जब इन्फिनिटिव चेंज होता है तो मैंने देखा इन्फिनिटिव के एग्जैक्टली पहले चेक करिए क्या क्या है। आपके पास सब्जेक्ट है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये गोइंग आपका मेन वर्ब है। क्या इस इन्फिनिटिव के पहले आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? क्या इस इन्फिनिटिव के पहले आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? डू वी हैव द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट प्रायर टू द इन्फिनिटिव? क्या हमारे पास इन्फिनिटिव के पहले ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? नहीं। तो इसका मतलब ही, जब ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट है इन्फिनिटिव के पहले, तो इसका ही वॉज गोइंग का पैसिव तो नहीं बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ही वॉज गोइंग का पैसिव तो नहीं बनेगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, द अल्टीमेट सेक्रीफाइस हैज टू बी गिवन बाय द इन्फिनिटिव। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी? इन्फिनिटिव को। अब इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है द मनी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पे इन्फिनिटिव कुर्बानी देगा। अगर इस इन्फिनिटिव के पहले मेरे पास सब्जेक्ट होता, वर्ब होता, ऑब्जेक्ट भी होता, तो मैं इसका पैसिव बना देता, इन्फिनिटिव में कोई चेंज नहीं करता। लेकिन मैंने देखा इन्फिनिटिव के पहले क्या मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं? केवल मेरे पास सब्जेक्ट था, वर्ब था, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसलिए कुर्बानी अल्टीमेटली कौन देगा? इन्फिनिटिव, और ये चेंज होगा। इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट द मनी है। मैं इधर कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं इधर कोई चेंज नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि इसका पैसिव नहीं बन रहा है, इन्फिनेटिव कुर्बानी दे रहा है। तो इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द मनी। तो मैंने लिखा द मनी, मैंने लिखा द मनी ही के हिसाब से वॉज गोइंग था, तो मनी के हिसाब से क्या हो जाएगा? द मनी वॉज गोइंग। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पैसिव हम नहीं बना रहे हैं। तो द मनी वॉज गोइंग, फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा? टू बी पेड बाय हिम। और देखिए ये आपका सही हो गया, इन्फिनेटिव चेंज हो गया। इन्फिनेटिव के पहले चेक करिएगा, सारे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, सारे रिसोर्सेज नहीं है, इसका मतलब हुआ he was going by car to pay the money। उसका भी पैसिव नहीं बनेगा नारुतो, he was going by car to pay the money, क्योंकि he was going by car एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। देखिए he was going to pay the money, मैंने देखा इन्फिनेटिव के पहले मेरे पास सब्जेक्ट और वर्ब था, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कुर्बानी कौन देगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है? द मनी। द मनी के हिसाब से क्या आएगा? ही था तो वॉज गोइंग था, मनी के हिसाब से वॉज गोइंग, ये हो जाएगा टू बी पेड बाय हिम। दिस इज वन केस। ये आपका पहला क्लिक। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट टू पे द रेंट। हाँ, उसमें आपके पास देखिए, नारुतो विल कम टू दैट। आपके क्वेश्चन में मैं आऊंगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, दे वर अबाउट टू कॉल मी। अब देखो इन्फिनेटिव क्या है? टू कॉल, दिस इज माई इन्फिनेटिव। अब मैं इन्फिनेटिव के पहले चेक करूंगा मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। इन्फिनेटिव के पहले चेक करो क्या है। दे आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर क्या हो गई? मेन वर्ब। किसकी फॉर्म है? बी की। अबाउट किसका काम किया? एडवर्ब का। ठीक है, मैंने देखा इन्फिनेटिव के पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। और जब भी मेन वर्ब होता है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसलिए दे वर अबाउट का पैसिव मैं नहीं बनाऊंगा। कुर्बानी कौन देगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के जस्ट बाद देखो क्या है? मी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जब इसका पैसिव बनेगा तो मैं लिखूंगा आई। दे के साथ वर अबाउट था, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? वॉज अबाउट। मैं इसका पैसिव नहीं बना रहा, आई वॉज अबाउट। अब कुर्बानी कौन देगा? इन्फिनेटिव, तो हो जाएगा टू बी कॉल्ड बाय देम। इन्फिनेटिव के पहले मेरे पास जैसे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मैं ये वाला पोर्शन चेंज कर दूंगा, इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैड टू कॉल देम। आप देखो आई हैड टू कॉल देम, ये आपका इन्फिनेटिव हुआ। इन्फिनेटिव के पहले चेक करो, आपके पास सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, दैट्स इट। क्या इस इन्फिनेटिव के पहले आपके पास ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब अल्टीमेट सेक्रीफाइस हैज टू गिवन बाय द इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव सेक्रीफाइस देगा और हो जाएगा इस, तो हो जाएगा दे, इसका ऑब्जेक्ट हो गया देम, तो दे। यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, दे हैड एज इट इज लिखा क्योंकि इसका पैसिव नहीं बन रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुर्बानी ये देगा दे हैड। और टू कॉल का हो जाएगा टू बी कॉल्ड बाय मे। टू बी प्लस वी थ्री, इन्फिनेटिव चेंज हो गया।
दे हैड, वहां पे तान्या देखिए हैड है ना, यहाँ पे अगर हैव होता तब आप हैव लिखते, यहाँ हैड है तो यहाँ पे हैड ही रहेगा। तो ये तो वो केसेस हैं जहां पे इंफिनिटिव चेंज होता है। वेरी गुड। अब जैसे नारुतो ने आप क्वेश्चन पूछा कि सर कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता है। इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन, नो चेंज। कब चेंज नहीं होगा? अब जैसे नारुतो ने आपने क्वेश्चन लिखा था, एक क्वेश्चन लिखा था, ही प्लेड क्रिकेट टू पे द रेंट। अब देखो, अब इस इन्फिनेटिव के पहले क्या है, टू प्लस वी वन विच इज योर इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव के पहले चेक करिए, आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। अब इस इन्फिनेटिव के पहले आप द इंटायर रिसोर्सेस, पूरे रिसोर्सेस हैं मेरे पास, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, द इंटायर रिसोर्सेस। ही प्लेड क्रिकेट। जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं तो मैं इसका पैसिव बना दूंगा, इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं करूंगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इन्फिनेटिव के पहले आई हैव गॉट द इंटायर रिसोर्सेज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ है। तो देखो इसका हो जाएगा, क्रिकेट was played। आप चाहें तो बाय हिम यहां भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, टू प्ले द रेंट बाय। देखिए इन्फिनेटिव में कोई चेंज नहीं हुआ, इन्फिनेटिव नो चेंज। क्या ये क्लियर है? अगर इन्फिनेटिव के पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया तो मैं इधर कोई चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज रहेगा। सॉरी, यहाँ पे प्ले लिख दिया है, इट हैज टू बी पे, यहाँ पे पे रहेगा। नारुतो ने क्वेश्चन पूछा था, नारुतो क्लियर है कि नहीं? अब इन्फिनेटिव के पहले आपके पास सारा मटेरियल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसका पैसिव बना दीजिए। इन्फिनेटिव में वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस, सिंपल। अब इन्फिनेटिव में देखिए एरर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको पता चल गया कब इन्फिनेटिव चेंज होगा, कब इन्फिनेटिव चेंज नहीं होगा। इनमें कुछ एरर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी क्रिटिकल। देखिए इन पे डिटेक्टिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एक्टिव और पैसिव दोनों के क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों के।
यहाँ एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इस स्टेटमेंट में बताइए, इज देयर एनी मिस्टेक इन द स्टेटमेंट? क्या सेंटेंस में कोई गलती है? क्या सेंटेंस में कोई गलती है? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द होमवर्क। क्या सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? वेरी गुड, टू नहीं आएगा, वंडरफुल। ये सेंटेंस आइडेंटिफाई करिए, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है। टीचर ने स्टूडेंट से काम होमवर्क कंप्लीट कराया। देखिए, दिस इज योर सब्जेक्ट, मेड आपकी क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो आपने टू कंप्लीट लिखा है, दिस इज इनकरेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन एरर में बहुत पूछता है। यहाँ टू की कोई जरूरत नहीं है, हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वी गो फॉर बेयर इन्फिनेटिव। हम इस्तेमाल करते हैं बेयर इन्फिनेटिव का। वेरी गुड। मेड के बाद टू नहीं आएगा, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज वंडरफुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब पहली चीज नोटिस करना, इन वर्ब्स का जरूर आप ख्याल रखोगे। कौन कौन से वर्ब्स हैं? आई जस्ट राइट इट डाउन। अगर सेंटेंस एक्टिव में है, मेक मेन वर्ब है। सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो मैंने देखा एक्टिव में वही सेंटेंस होता है जो टेंसेस के रूल्स को फॉलो करता है और यूजुअल स्ट्रक्चर होता है। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस तो आपका एक्टिव है। जब मेक मेन वर्ब हो, सेंटेंस एक्टिव में हो, तो हम टू प्लस वी वन नहीं, केवल वी वन का इस्तेमाल करते हैं, हो जाएगा द टीचर मेड द स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क। और ऐसे क्वेश्चंस का बहुत सारे आते हैं। अगर इसी का मैं पैसिव बनाऊं तो देखिए, इस बेयर इन्फिनेटिव वी वन, अगर इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर मेड टू कंप्लीट द होमवर्क बाय द टीचर। अब देखो पैसिव में चला गया। जब पैसिव में गया है तो वर के बाद मेड है, वीतरे मेन वर्ब है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस भी पैसिव है। आप देखो, जब पैसिव में गया है तब मैंने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है, इन्फिनेटिव हैज बीन यूज्ड, तब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं जब वो एक्टिव में होंगे तो बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसी मेन वर्ब के साथ अगर मैंने पैसिव का इस्तेमाल किया तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही देखा तब वहां पे देखोगे कि आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे ही पैसिव में जाएगा तब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। दीज आर सर्टेन वर्ब पैटर्न्स जो इस रूल को फॉलो करते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो केवल वी वन, जब पैसिव में गया है तब मैं इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करूंगा। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि जब एक्टिव में है तो केवल वी वन, लेकिन जब पैसिव में गया तब आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करोगे। और काफी मैंने कहा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आते हैं। कौन कौन से वर्ब्स हैं देखिए, मेक हो गया, लेट, बिड, हेल्प, सी, वॉच, नोटिस,
ऑब्जर्व और हेयर और फील। अगर एक्टिव में है तो ध्यान रखिएगा, तो केवल V1 होता है, 2 प्लस V1 नहीं, केवल V1। इन्हीं वर्ब्स के साथ जब हम पैसिव में जाते हैं तब हम 2 प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, विच इज फाइन। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक हेल्प वाला है। हेल्प वाले केस में द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर हेल्प के केस में एक्टिव है तो 2 प्लस V1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल V1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है हेल्प वाले केस में। लेट वाले में एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों के केस में केवल V1 ही रहता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनका ध्यान रखिएगा। These are certain verbs. मेक है, लेट, बिड, हेल्प, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एक्टिव पैसिव में ये क्वेश्चंस पूछता है। अगर एक्टिव में है तो केवल V1 आएगा। इन्हीं वर्ब्स के साथ जब पैसिव में जाता है तब 2 प्लस V1। तो ये सेंटेंस देकर आपने आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 2, हेल्प वाले केस में अगर सेंटेंस एक्टिव है तो 2 प्लस V1 भी सही है, V1 भी सही है। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी टू बाई अ कार, ये भी सही है। ही हेल्प्ड मी बाई अ कार, ये भी सही है। इट हेल्प्स द कंट्री, ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स द कंट्री ग्रो, ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स द कंट्री टू ग्रो, ये भी सही है। लेकिन लेट वाले केस में क्या होता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों केस में V1 ही रहेगा, बेयर इंफिनिटिव का भी इस्तेमाल करेंगे। एक बिड वाला एग्जांपल देखिए। मैंने बोला एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में प्लीज डू गो थ्रू, क्वेश्चंस आते हैं। एक बिड वाला है, बिड बेट बिडन। एक होता है बिड बेट बिडन। किसी को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कुछ करने के लिए, बिड बेट बिडन, ही बेड राजा टू स्विच ऑन द फैन। देखो, पहली चीज सेंटेंस एक्टिव में है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। जब एक्टिव में है तो राजा के बाद टू स्विच नहीं आएगा, केवल आएगा स्विच ऑन दी फैन। उसने राजा को इंस्ट्रक्शंस दिए फैन ऑन करने के लिए, ये तो एक्टिव है। लेकिन जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, राजा वॉज बिडन, जब पैसिव में गया, टू स्विच ऑन द फैन बाय राजा। देखिए, जब पैसिव में गया है तो कैसे पता चला पैसिव है, वॉज के बाद V3 है। जब पैसिव में गया है तब इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होना जरूरी है। बिल्कुल। जब हेल्प आप पैसिव बनाओगे तब 2 प्लस V1 होगा, बिल्कुल 2 प्लस V1 होगा। राइट बालिश, एकदम 2 प्लस 1 होगा, बिल्कुल। सर एक्टिव में टू यूज क्यों नहीं करते हैं, एक बार और बता दीजिए। दिस इज जस्ट अ रूल शशिकांत, कि एक्टिव में टू का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेट है, प्लीज लेट मी टू गो कि लेट मी गो, लेट मी गो। सॉरी, यहाँ पे बाई राजा लिख दिया है, वहां पे बाई राजा नहीं, बाई हिम होगा, बाई हिम। इन वर्ब्स का आप जरूर, यहाँ पे बाई हिम है, इन वर्ब्स का आप जरूर से ख्याल रखें, ठीक है। कि बेड है एक्टिव में तब केवल V1 होगा, द मोमेंट इट गोज इनटू पैसिव तब आप 2 प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है?
लेकिन लेट वाले केस में क्या होता है, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों केस में बेयर इन्फिनिटिव ही रहेगा, दोनों केस में बेयर इन्फिनिटिव ही रहेगा। द प्रिंसिपल लेट अस टू गो होम। एरर में देखिए क्वेश्चन आता है ये वाला, एरर में द प्रिंसिपल लेट अस टू गो होम, लेट मेन वर्ब है, ठीक है, पहली बात लेट अस टू गो नहीं, लेट अस गो होम होगा, एरर में क्वेश्चन देता है। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या है, लेट वाले केस में अगर मैं पैसिव बजाता हूं तो इट इज आउट ऑफ एक्सेप्शन, पैसिव में भी बेयर इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल होता है, तो क्या हो जाएगा, वी वर लेट टू गो नहीं लिखेंगे, अगर आप लिख दे देते हो लेट टू गो होम बाय द प्रिंसिपल, ये टू गो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट वाले केस में एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों केस में बेयर इन्फिनेटिव ही रहता है, दोनों केसेस बेयर इन्फिनेटिव ही रहेगा। कभी कभी ऑप्शंस में आप देखो ये भी दिया रहेगा, वी वर अलाउड टू गो होम बाय द प्रिंसिपल, ये भी आपका सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इवन दिस इज फाइन। भले ही लेट दिया हो ओरिजिनल स्टेटमेंट में, कभी कभी अलाउड करके भी बनाता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें भी कोई गलती नहीं है। In question of change voice of these verbs, how will you find that it is of infinitive? ये कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं बालेश, जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी उसी को 10-12 बार कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि वहां पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा कि नहीं। लेट है, बिड है, मेक है, हेल्प है, सी है, वॉच है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, वाले 8 9 10 वर्ब्स हैं, यही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव है, यहाँ वी वन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब पैसिव जाएगा तो वहां टू प्लस वी वन, और याद भी नहीं करना है, आप जैसे ही ऑप्शंस में जाओगे ना, आपके सामने ऑप्शंस दिया रहेगा कि भाई इन्फिनेटिव का यहाँ टू प्लस वी वन कर दिया है, उसी वक्त आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यहाँ पे टू टू प्लस वी वन वाला ही क्या है, सही है। रेखा सर वर्ब क्यों आएगा, रेखा ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल लेटर्स गो होम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेट 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 वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, इसलिए क्या हो जाएगा, वी वर लेट। पैसिव है ना, पास्ट सिंपल का क्या हो जाता, वॉज एवर, तो वी लिखा, फिर वॉज वर लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब देखिए, नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस आपके दो प्रकार के होते हैं। ये जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। उसमें भी दो प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस होंगे, एक जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है और एक जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस आर बेसिकली योर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड सेंटेंसेस, इन्हीं को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक है एक जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा और एक जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो अवे, सिट हियर, मार्च फॉरवर्ड, गेट लॉस्ट, दीज आर इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। गो अवे, सिट हियर, सबमिट, क्लोज द डोर, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इनमें सब्जेक्ट यू हिडन रहता है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ गो अवे, उसका मतलब ये होता है यू कॉमा गो अवे। अगर मैंने किसी को कहा सिट हियर, उसका मतलब हो गया यू कॉमा सिट हियर, लेकिन यू हिडन रहता है, यू इज हिडन अंडरस्टूड होता है। इफ आई से सबमिट द असाइनमेंट, इसका मतलब हुआ यू सबमिट द असाइनमेंट, यू कॉमा सबमिट द असाइनमेंट, लेकिन द सब्जेक्ट यू इज हिडन, वो हिडन रहता है। क्लोज द डोर, उसका मतलब हुआ यू कॉमा क्लोज द डोर, द सब्जेक्ट यू इज हिडन। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के होंगे, ये जो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले और कमांड वाले। इनमें दो प्रकार के आपके सेंटेंसेस होंगे, एक जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है और एक जिसमें ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है। जैसे सबमिट द असाइनमेंट, क्लोज द डोर, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन गो अवे में, सिट हियर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो अवे है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो हेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मार्च फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो आपका ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। ना, सबसे पहले इनमें केवल और केवल वर्ड्स का गेम है। एक बार वर्ड्स के गेम को आप समझ गए, केवल और केवल वही है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। When the object is missing, imperative sentence. केवल वर्ड्स का गेम है। अगर मैंने कह दिया सिट हियर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है यू कॉमा सिट हियर। सी द डिफरेंस, यू कॉमा सिट हियर, तुम यहाँ बैठो, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है।
Hmm. Guys, I'll take a breather for 5 to 6 minutes. We come back and then we'll discuss this. Uh, we'll discuss this. डिलीट का वेदर खराब है शायद आज बार बार अटक रहा है फिर रिफ्रेश करने पर भी नो 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 द वेदर इज फाइन नारुतो द वेदर इज फाइन the weather is absolutely fine. All right, so guys, we take a break for 5 minutes and then we come back. एक ब्रेक लेते हैं. सीजन 2018 कब तक हो सकता है हरिंदर? देयर इज लोड्स ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम पड़ा है. रिलैक्स रहिए, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है लेकिन दिसंबर जनवरी तक जाने के चांसेस हैं. हाँ, 4:30 से मैथ्स की क्लास है आप लोगों की, बिल्कुल निवेदिता. 4:30 से मैथ्स की है. या चलिए एक ब्रेक लीजिए.
बस यहाँ 2 क्लासेस और हैं, 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। अच्छा। हाँ। हाँ, मैथ्स की क्लास है। राइट। इसमें केवल और केवल आप लोगों को वर्ड्स का ख्याल करना है, केवल और केवल द मोमेंट यू मास्टर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को अगर जैसे आप मास्टर कर लोगे, नरेशन 2 क्लास में कैसे होगा, हो जाएगा, 1.5 घंटे में ही हो जाएगा नरेशन। जो बाकी केवल जितने वर्ड्स लिखे, ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, इनका इस्तेमाल हम यूज करेंगे जो भी ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए दिया है सिट हियर, तो स्टेटमेंट को देखकर लग रहा है कि वो ऑर्डर्ड है, योर ऑर्डर टू सिट हियर। जो ऑर्डर्ड होता है सबसे ट्रेडिशनल है, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड द मोस्ट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी यूज्ड। ऑर्डर्ड आपका कभी भी गलत नहीं होता है दिए हुए सेंटेंस के हिसाब से, वो सबसे ट्रेडिशनल होता है। इनफैक्ट महाभारत टाइम से चला आ रहा है, रामायण महाभारत में भी ऑर्डर्ड वगैरह का इस्तेमाल होता था, जब लक्ष्मण वगैरह ये लोग और परीक्षा देते थे एसएससी की, वो लोग भी एग्जाम देते थे। दैट वाज वन ऑफ द रीजन सीता वाज किडनैप्ड, क्योंकि रावण क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि ऑर्डर्ड का यूज नहीं करता था वो एक्टिव पैसिव में। तो उसको समझाया गया कि ऑर्डर्ड सबसे ट्रेडिशनल होता है, कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, सबमिट योर असाइनमेंट, पे द मनी, गो देयर, सिट हियर, मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, आंख बंद करके आप ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करो, कभी भी गलत नहीं होगा। तो योर ऑर्डर टू सिट हियर, स्टेटमेंट देखकर आपने आइडेंटिफाई करना है जितने वर्ब्स हैं। योर ऑर्डर टू सिट हियर भी सही है, यू आर कमांडेड टू सिट हियर भी सही है। आवाज कट रही है, साउंड इज नॉट क्लियर। अभी आवाज क्लियर है? इज द वॉइस क्लियर? आवाज क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, थैंक यू। तो मैंने कहा ऑर्डर्ड भी सही है, कमांडेड भी सही है, देर इज नॉट मच डिफरेंस। इतने क्लोज ऑप्शंस कभी नहीं देगा। योर ऑर्डर टू सिट हियर सबसे ट्रेडिशनल होता है, कन्वेंशनल होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। योर कमांडेड टू सिट हियर, इवन दैट इज फाइन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर और कमांडेड में? अगर मैंने किसी को ऑर्डर दिया तो अगला मना भी कर सकता है, अगले के पास एक चॉइस होती है। लेकिन अगर मैं किसी को बोल दिया कमांड करता हूं, तो कमांड जब हम करते हैं, अगर मैंने किसी को कमांड कर दिया तो अगले के पास कोई चॉइस नहीं है। कमांडेड वर्ड ज्यादा बेहतर रहता है व्हेन इट रिलेट्स टू आर्मी ऑफिसर्स, मार्च फॉरवर्ड, किल द एनिमी, अरेस्ट हिम, ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा कमांडेड। हालांकि दोनों में देर इज नॉट मच डिफरेंस, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। योर ऑर्डर टू सिट हियर भी सही है, योर कमांडेड टू सिट हियर भी सही है। आप चाहें तो आस्क्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योर आस्क्ड टू सिट हियर, वो भी आपका सही है। योर टोल्ड टू सिट हियर, वो भी आपका सही है। चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, और चारों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सबसे कन्वेंशनल क्या होता है? ऑर्डर्ड, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, सिंपल। फिर आती है, एक वर्ड यूज करते हैं एडवाइज्ड, मैंने ब्रैकेट में देखे लिखा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मैं एडवाइस का इस्तेमाल करूंगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एडवाइस जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, आस्क्ड और टोल्ड फॉर्मल हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल।
इतना क्लोज ऑप्शंस में नहीं जाना है, चारों के चारों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाता है एडवाइज्ड। देखिए लिखा है एडवाइस का इस्तेमाल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम तब करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट रहेगा, अगर मैंने किसी को कह दिया कि सेव मनी फॉर टफ टाइम्स, और ऑप्शंस में दो दिया है, सेव मनी फॉर टफ टाइम्स, और ऑप्शंस में दो दिया है, यू आर ऑर्डर्ड टू सेव मनी फॉर टफ टाइम्स, और दूसरा दिया है यू आर एडवाइज्ड टू सेव मनी फॉर टफ टाइम्स। जैसे ही ऑप्शन में एडवाइस का इस्तेमाल किया है, मैं समझ जाऊंगा कि जो राइटर है ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज गॉट एन एलिमेंट ऑफ एडवाइस। उसमें हल्का सा एडवाइस वाला पार्ट है। आप किसी को ऑर्डर दे के नहीं बोलोगे कि बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ, इट्स एडवाइस, it is advice, yes or no? For example, if I say कि cast your votes smartly, now ये भी एक एडवाइस है। ऑप्शंस में जैसे ही आप जाना, अगर किसी में भी एडवाइस का इस्तेमाल किया है, उसी वक्त समझ जाना कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट ओरिजिनल दिया है उसे रिलेट करना कि एडवाइस है कि ऑर्डर है। सेव मनी फॉर टफ टाइम्स, कास्ट योर वोट स्मार्टली, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एडवाइस, राइट, वेरी गुड। नाउ एडवाइस वाला क्लियर है। फिर आ जाता है रिक्वेस्टेड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल तभी करूंगा जब सेंटेंस के अंदर प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स हों। अगर प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल नहीं किया है, तब मैं रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर दिया है प्लीज सिट हियर, द मोमेंट इट राइज प्लीज सिट हियर प्लीज, काइंडली सिट हियर और सिट हियर काइंडली, चारों की मीनिंग सेम है। जैसे ही प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स आते हैं, आंख बंद करके, अब आप ऑर्डर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमांडेड नहीं, आस्क्ड नहीं, टोल्ड नहीं, एडवाइस नहीं। जैसे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज और काइंडली से होगा, ऑप्शंस में जाना, चेक करना, जो रिक्वेस्टेड दिया है वही सही है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड टू सिट हियर नहीं बोलोगे, सुपरफ्लस हो जाएगा। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, वो भी आपका सुपरफ्लस हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स दे मेक इट सुपरफ्लस, वो गलत हो जाएगा। अगर दे दिया प्लीज सिट हियर, ऑप्शंस में दो हैं, यू आर एडवाइज टू सिट हियर, फिर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, आंख बंद करके यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। और प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, यू विल इग्नोर सच वर्ड्स। नंबर 3 लिखा है फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड। इनका इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। व्हाट आर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस? डोंट गो देयर, don't sit here, don't talk to him, और don't play here. These are negative imperative sentences. जहां ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे, रूल नंबर 1 कहता है कि जिस ऑप्शन में डोंट का कभी भी डोंट नहीं रहेगा, डोंट बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो चेंज हो जाएगा नॉट टू में, राइट। और ये भी ध्यान रखेंगे कि फॉरबिडन, प्रिवेंट और प्रोहिबिट ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, दीज आर नेगेटिव्स। प्रिवेंट अपने आप में नेगेटिव है, फॉरबिडन नेगेटिव है, प्रोहिबिटेड नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे। इनके बाद आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, अभी एक फुल प्रूफ क्वेश्चन दूंगा, उस पर सारा बेस्ड रहेगा। याद रखिएगा, वहां मैंने दो तीन चीजें स्टार लगाई हैं। एरर पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉरबिड समवन टू डू समथिंग होता है, फॉरबिड के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ आप कभी भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप प्रेपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। यू आर प्रोहिबिटेड टू सिट हियर गलत हो जाएगा, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग हियर। प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम है, फॉरबिड के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसी पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग एरर्स, खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस। अगर आप जाओगे तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एरर वाले और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले आपके बनते हैं। ये तो वो केस था जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। और एक और देखिए, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब वो पढ़ते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल,
एक स्टेटमेंट लिखें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। राइट। अब आप देख रहे हो कि वो वाले केसेस हैं जहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो भी होते हैं जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, सबमिट द असाइनमेंट, पे द मनी, पे द फीस, कास्ट योर वुड्स जुडिशियसली और स्मार्टली। ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो हम इसका पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आपका, द अदर इज द वेरी ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड है द महाभारत टाइम्स। इट सेज यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। पहला तरीका है एकदम इजी, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर। ये आपका हो गया ये आपका हो गया वेरी ट्रेडिशनल मेथड, वेरी कन्वेंशनल, सबसे पुराना वाला, उसमें कोई गलती नहीं है। योर ऑर्डर टू क्लोज द डोर विच इज फाइन, ये तो पहला तरीका हो गया। नंबर टू, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको लेट से भी बना सकते हैं। है, फिर देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बी है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा द डोर, बी लिखा क्लोज, और इनफैक्ट बोथ आर इक्वली करेक्ट, दोनों के दोनों इक्वली करेक्ट हैं। लेट्स से वन गिवन डे, दोनों के दोनों ऑप्शंस अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, नाउ व्हाट डू यू डू? सी, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। अगर दोनों कभी ऑप्शंस में आए तो देखिए, यू विल हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाओगे कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है। अगर कमांड वाली बात है तो यू आर एट लिबर्टी, जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट वाला भी, योर ऑर्डर्ड वाला भी, और दोनों के दोनों सही है। अगर कभी ऑप्शंस में दोनों आ जाए तो आप आंख बंद करके दोनों टिक मार देना, दोनों टिक मार देना और बोल देना कि मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा ये, जहां पे रूल्स की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा मत करना, आएगा तो कोई एक आएगा, ठीक है। चलिए एक बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑलमोस्ट एंटेलिंग एवरीथिंग। एक बेसिक सा हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, एंड दैट विल एंटेल एवरीथिंग, उसमें सब कुछ रहेगा।
कॉन्टिन्यूअस चलेगी नेहा, क्लास कॉन्टिन्यूअस चलेगी। सर एक छोटा सा एडवाइस देंगे सर। नहीं, लेट बी नहीं यूज करेंगे हिमांशु। रिक्वेस्ट वाले सेंस में आए लेट का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। लेट का इस्तेमाल कर दोगे तो उसमें हल्का सा ऑर्डर वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं करोगे। हम्म, हाँ, वो मेरे ख्याल से 4:30 से है नेहा, 4:30 से 7:30 है, गैप रहेगा। अ, इसके बाद नरेशन करेंगे। नरेशन आपका लास्ट टॉपिक होगा, फिर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स। फिर उसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप आराम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल मेहनत करेंगे। वेरी गुड। चलिए सबसे पहला देखते हैं कौन कौन से सही हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। लिखा है यू आर ऑर्डर्ड टू डोंट। मैंने क्या कहा था कि डोंट का कभी भी डोंट तो रहेगा ही नहीं। जिस ऑप्शन में रहता है वो क्या हो जाएगा, गलत। तो द फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिर मैंने लिखा यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट सबमिट। हमेशा ध्यान रखना टू प्लस वी वन के बीच में नॉट एक एडवर्ब है, ये कभी नहीं आना चाहिए। योर ऑर्डर टू नॉट सबमिट नहीं, टू प्लस वी वन जो इन्फिनेटिव होता है उसके बीच में एडवर्ब नहीं आना चाहिए। टू नॉट सबमिट गलत हो गया। नंबर थ्री, योर ऑर्डर नॉट टू सबमिट, यस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि डोंट चेंज होता है नॉट टू में। तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है। नंबर फोर, मैं रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने कहीं भी प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। जब मैंने प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो रिक्वेस्टेड आपका इस्तेमाल होगा ही नहीं। अगर आपने रिक्वेस्टेड को सिलेक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत। रिक्वेस्टेड हो का इस्तेमाल तभी होगा जब प्लीज लिखा होता है, तब प्लीज डोंट सबमिट द फीस, तभी आप करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की एक एक क्लास लेना। बिल्कुल क्लास चलेगी, आप परेशान मत होइए। पीक्यूआरएस की क्लास और क्लोज टेस्ट की क्लास नरेशन के बाद चलेगी। हाँ, तो नंबर फोर आपका हो गया गलत। यू आर फॉरबिडन फ्रॉम सबमिटिंग। देखो एक चीज बताई थी ना, फॉरबिडन के साथ हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ preposition फ्रॉम। तो यू आर फॉरबिडन फ्रॉम सबमिटिंग, अगर टू सबमिट होता तो चलता, इसलिए नंबर फाइव पे क्या हो गया, गलत। नंबर सिक्स देखिए, यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड के साथ preposition फ्रॉम आता है विच इज फाइन, लेकिन गलती क्या हो गई, नॉट का इस्तेमाल कर दिया, वो खुद ही नेगेटिव होता है, इसलिए नंबर सिक्स क्या है, गलत।
नंबर 7 बिल्कुल सही है, यू आर फॉरबिडन टू सबमिट, फॉरबिडन के साथ मैंने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया विच इज फाइन। नंबर 8 इज यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सबमिटिंग द फीस, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब कुछ मिसलेनियस एंड डू प्लीज डू गो थ्रू द क्वेश्चंस, थ्रू द नोट्स यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस इन रिलेशन टू दिस। बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल क्वेश्चन है। अब कुछ मिसलेनियस हैं, एक बहुत क्रिटिकल है, बहुत मिसलेनियस है, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं मेंटल फैकल्टीज वाले, मेंटल फैकल्टीज। आई विल टेल यू, it's very important. People say that he is corrupt. मैं आपको इसमें हिंट दे दूंगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये अब कुछ मिसलेनियस हैं। इडियम्स और फ्रेज की वोकैब की ट्रिक याद करने बता दो, जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। वोकैबुलरी इडियम फ्रेज का पढ़ाएंगे क्लोज 3। अरे मेरे भाई कोर्स भी खत्म करना है। प्रोवर्ब्स का पैसिव होता है ना? ना, साइकिल नो। कोर्स के बाद डाउट कहाँ पूछेंगे? लिख लिया एवरीवन? अब सुनो बहुत ध्यान से, ये जो मेंटल फैकल्टीज वाले वर्ड्स होते हैं, मैं आपको हिंट दूंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सही है कि गलत है। केवल सीधा ऑप्शंस में चले जाना। एलिज इज एलिज, एलिज का मतलब होता है व्हेन यू इंडाइट समवन। एलिज मीन्स होता है जब आप किसी के ऊपर किसी को अक्यूज करते हैं, व्हेन यू अक्यूज समवन, व्हेन यू ब्लेम समवन। Allege का मतलब होता है when you accuse someone, when you blame someone, when you indict someone, when you incriminate someone, when you inculpate someone। जब आप किसी को दोषी ठहराते हो ना, inculpate, incriminate, allege, accuse, blame, indict और inculpate। जब आप किसी को दोषी ठहराते हैं, accuse करते हैं, that is, सबकी मीनिंग सेम है, all mean the same।
Look at this word indict, indict, indict. How do we pronounce it? Indict, indict. Now ये आप केवल सीधा ऑप्शंस में जाना, देखो ये सब बहुत स्टैंडर्ड राइटिंग में यूज होता है। इट इज सेड दैट, आप लोग ऐसे ही स्ट्रीट सकुम में क्वेश्चनिंग सिनोनिम, सकुम, succumb is like when you retire, when you die, that is succumb. अच्छा, नाउ हम ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इट इज सेड दैट, it is alleged that, it is considered that, it is supposed that, it is expected that, it is believed that, it was said that, it was thought that, it was expected that. These are used in standard writings. ये सब स्टैंडर्ड राइटिंग्स में यूज होते हैं, और ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी मेंटल रीजनिंग और मेंटल फैकल्टी कैपेसिटी से रिलेट करते हैं। अगर मैंने कहा कि पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, पीपल बिलीव दैट ही इज करप्ट, पीपल अज्यूम दैट ही इज नॉट अ गुड मैन, जब ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, देयर इज नो कॉन्क्रीट एक्शन हैपनिंग, ये केवल और केवल हमारे दिमाग की एक मेंटल थॉट प्रोसेस है। तो जहां भी ऐसे वर्ड्स जो हमारे दिमाग से मिलते जुलते हो, फैकल्टी का मतलब होता है, वन फैकल्टी इज पढ़ाना, वन फैकल्टी का मतलब होता है समझने की कैपेसिटी, क्षमता को भी फैकल्टी बोलते हैं। यू हैव नो फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर मैं किसी को बोलूं यू हैव नो फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब तुम्हारे पास समझने की क्षमता नहीं है। यू हैव नो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, मतलब तुम्हें तर्क करने की क्षमता नहीं है, उसको भी बोलते हैं मेंटल फैकल्टीज वाले वर्ड्स। तो देखना, याद रखना, ये सब बहुत स्टैंडर्ड राइटिंग्स में यूज होता है। जहां ऑप्शंस में इट इज प्लस V3 करके दे दे, इट वॉज सेड दैट, इट इज डिसाइडेड दैट, इट इज कंसिडर्ड दैट, जहां ऑप्शंस में नजर आया आंख बंद करके वहीं टिक करना, आप बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे। मैंने लिखा पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज करप्ट, मेंटल फैकल्टीज, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा है, केवल दिमाग से रिलेटेड है। इसका मैं दो तरीके से बना सकता हूं। पहला है ही इज सेड टू बी करप्ट, विच इज फाइन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, इट इज सेड, इट इज थॉट दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, जो हम स्टैंडर्ड राइटिंग्स न्यूज़पेपर्स वगैरह में पाते हैं। देखो सही दोनों है, सही दोनों है, लेकिन अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं इट इज सेड को, इट इज थॉट दैट, इट इज बिलीव दैट, इट इज कंसिडर्ड दैट, इसको 2 रेटिंग दूंगा, इसको 1 रेटिंग। अगर ये वाला फॉर्मेट आप कभी भी फॉलो करोगे, कभी भी फ्लंक नहीं होगे। सीधा ऑप्शंस में चले जाना, देखना इट इज सेड वाला फॉर्मेट है, वो एक बेहतर फॉर्मेट है, बिकॉज दैट फीचर्स इन स्टैंडर्ड राइटिंग्स एंड न्यूज़पेपर्स, गो फॉर दैट, आंख बंद करके, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आप बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगे, हमेशा सेफ साइड। सही दोनों है, ये वाला बेहतर है, इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूं, दैट इज ओनली डिफरेंस। यस यस, इट इज नोटिस दैट, बिल्कुल स्टैंडर्ड राइटिंग्स में यूज करते हैं साइकत, है एकदम सही बात। आप देखो कौन कौन से वर्ड है, सी, थिंक, बिलीव, एक्सपेक्ट, कंसीडर, एलेज, रिपोर्ट, अज्यूम, डिसाइड। इनके क्वेश्चन देखना आंख बंद करके, आंख बंद करके देखना, अगर कोई ऑप्शन नजर आ गया इट इज वाला फॉर्मेट, आंख बंद करके यहाँ टिक कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा। और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, ये वाला फॉर्मेट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। एक स्टेटमेंट दे देता हूं, उसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके सीधा ऑप्शंस में जाना, इट इज प्लस V3 अगर किसी ऑप्शन में दिया है तो भाई ऐसे ही नहीं दिया है, वो कहीं ना कहीं मेंटल फैकल्टी से रिलेटेड है, आंख बंद करके वहां टिक मार देना, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ही डिसाइडेड टू सेल द कार। अब देखो ऑप्शन में आंख बंद करके कुछ नहीं, ऑप्शंस में आप जाओगे दिया रहेगा इट वाज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल द कार, आंख बंद करके टिक मार देना, इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर ऑप्शन में इट इज प्लस V3 दे दिया, इट वॉज प्लस V3 दे दिया, समझ जाना मेंटल फैकल्टी से रिलेटेड है। आंख बंद करके ये वाला फॉर्मेट फॉलो करिए, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। ही डिसाइडेड टू सेल द कार, आप कभी भी गलत नहीं होंगे, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वे हम इसको फॉलो करते हैं।
ये वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका कभी भी. इट इज सेड दैट, इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज थॉट, इट वाज अज्यूम्ड. ऑलवेज गो बाय दिस. आप कभी भी फ्लंक नहीं होगे. एक और मिसलेनियस है, ये लास्ट है आपका. ये जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस वाले होते हैं, स्मेल, टेस्ट, फील, एटसेट्रा. ये देखिए, ये आपका है वर्ब ऑफ सेंसेस वाला, स्मेल, टेस्ट, फील. इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगाना है. ऑप्शंस में जाओगे, देखो उड़ता हुआ कभी भी व्हेन सेंटेंस में नहीं लगता कि द कॉफी इज सावर, इज सार व्हेन इट इज टेस्टेड. लिखा है द कॉफी टेस्ट सार्स, द कॉफी टेस्ट सार, द मैंगोज स्मेल स्वीट या स्मेल्ड स्वीट. हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसे ही उड़ता हुआ वेन हम नहीं लगा देंगे. सीधा जैसे ही ऑप्शंस में जाओगे, जहां देखोगे, ये सब तो ऐसे ट्रिक होते हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही देखोगे, जहां अटपटा सा बन रहा है समझ जाओ वही वाला आंसर सही है. सिंपल. सार एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता. द कॉफी टेस्ट सार, इसका मैं बनाऊंगा द कॉफी इज सार व्हेन इट इज टेस्टेड. सिंपल. अगर मान लीजिए यहाँ इट इसलिए आया है क्योंकि कॉफी सिंगुलर था. मान लीजिए मैंगोज हैं. इफ आई से द मैंगोज स्मेल्ट स्वीट. अब देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्वीट एक एडजेक्टिव है, ये हो जाएगा द मैंगोज वर स्वीट व्हेन दे वर टेस्टेड. इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, which is fine. When they were tasted, which is fine. Okay, that's it. All right, so we are done with active passive. Next class that will start off with is narration. So in the meanwhile, you guys take a break. So I guess 4:30 is your class. I will just check. 4:30. I'll just check. Hmm. Uh, 4:30 p.m. to 7:30 p.m. is your no, no, life 3.
Okay. All right, guys. So take care, enjoy yourselves, and the next class. Right, Shivam. Yeah. हाँ, when they were smelted नहीं smelt होगा यहाँ पे मैंने tasted लिख दिया smelt है ना तो यहाँ पे they were tasted नहीं यहाँ smelt लिखोगे smelt V2 V3 when they were smelt. Alright, तो next class will start off with narration. Narration start करते हैं एक बार just please go through narration के quickly. सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स हो तब कैसे तब किसका पास आ अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है तो नरोतो व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल गो थ्रू द ऑप्शंस यू विल गो थ्रू द ऑप्शंस वहां चेक करो किसका एक्टिव से पैसिव बनाया है किसका पैसिव से एक्टिव बनाया है वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा. Alright, thank you so much. Enjoy yourselves and guys wait for the next class. I guess it will start at 4:30. आपकी नेक्स्ट क्लास होगी. ठीक है चलिए थैंक यू सो मच.